आज हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसके तहत 2023-24 में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन्स होनी हैं। मैं कुछ उसकी मेजर पॉइंट्स सामीन के हवाले करता हूँ ताकि उनको इस चीज़ को समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि ये पहली बार एडमिशन का ये प्रोसेस ऑनलाइन और टेस्ट के थ्रू हुआ है। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, जिनमें सबसे पहला है कि आपको जो कैंडिडेट अपने आप को एडमिशन करवाना चाहता है, अपनी एडमिशन करवाना चाहता है, वो अकाउंट रजिस्ट्रेशन करवाएगा। उसके लिए उसको jkadmission.samarth.ac.in पर लॉगिन करना है, उस पोर्टल पर जाना है। जब उस पोर्टल पर जाएगा, वहाँ पर उसको न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जो बच्चे CUET 2023 में अपीयर हुए हैं, वो वहाँ पर CUET रजिस्ट्रेशन नंबर वाली जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके उसको यस करेंगे, और जो नहीं अपीयर हुए हैं वो उस पर नो क्लिक करेंगे, नो को सिलेक्ट करेंगे। CUET कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना एप्लीकेशन नंबर उनको याद होगा जब उन्होंने एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसके थ्रू और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू वो इस पोर्टल पे अपने आप को अपना रजिस्टर करवा पाएंगे, और इन दोनों चीज़ों के डालने के बाद वो अपना पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। ये पासवर्ड हमेशा के लिए याद रखना है। पूरी एडमिशन का प्रोसेस आपको जब भी अपना इस पोर्टल पर जाकर jkadmissionsamarth.ac.in पे जाकर जब देखना है कि मेरा क्या स्टेटस है, मुझे एडमिशन हुई है कि नहीं हुई है, बार बार आपको जाना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड याद रखना है आपको। जिन कैंडिडेट्स ने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे। जब ये CUET वाले हों या नॉन CUET वाले, दोनों टाइप के कैंडिडेट जब पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो इनकी मेल में और इनके मोबाइल नंबर पे कंफर्मेशन के लिए मैसेज आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर किया है, और ताकि वो कंफर्म करते हैं कि ये आप ही हो, आप ही का नंबर है, आपके भी आप पे कोई और नहीं कर रहा। और स्टूडेंट्स को ये ज़रूरी है कि वो करेक्ट ईमेल और मोबाइल नंबर डालें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अमूमी तौर पे हम लोग अपनी एडमिशन्स कई बार किसी साइबर कैफ़े से या किसी दूसरे बंदे से करवाते हैं। वो अपना ईमेल या मोबाइल नंबर डालता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में उसको कुछ याद नहीं रहता कि मैंने पासवर्ड क्या डाला था, और आपको अपडेट नहीं मिलती। ये ऑनलाइन प्रोसेस है। वैसे भी NEP में बच्चों को ईमेल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, लिहाजा अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड आपको फॉरएवर याद रखना है। एडमिशन के प्रोसेस के बीच में चेंज नहीं होगा। बाद में कोई कैंडिडेट कहेगा कि मेरा पासवर्ड भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, अब मैं कैसे स्टेटस चेक करूं, तो ये उसका नुकसान हो जाएगा। जब आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे इसमें अपने आईडी से और अपने पासवर्ड से इस पर लॉगिन करेंगे, और ये पासवर्ड आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकेगा, हमेशा के लिए याद रखना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है उसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर। पोर्टल पर जो प्रोफाइल क्रिएट करोगे उसमें जो जो चीज़ें वो पूछते हैं वो बताएंगे। उसमें आपकी सोशल कैटेगरी पूछी होगी, जो नॉर्मल आपकी कैटेगरी है, जिसके तहत आप एडमिशन के बीच रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं। जो जिसकी वो कैटेगरी है वो भरेंगे, और बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ जो वो आप बताएंगे, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको कुछ मेन चीज़ें हाईलाइट करके बता रहा हूँ। उसके बाद आप कोई बच्चा अगर NCC, NSS या भारत स्काउट गाइड्स
स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कल्चरल या लिटरेरी एक्टिविटी के में कुछ अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और इतनी अच्छी सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बेस पे वो एडमिशन में बेनिफिट लेना चाहता है, कंसेशन लेना चाहता है, वो अपनी अचीवमेंट डिटेल भी भरेगा। और जिन लोगों के पास, बच्चों के पास ये नहीं है, वो स्किप करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। उसके बाद अपनी सारी एकेडमिक डिटेल्स भरिएगा, 10th के, 12th के, बोर्ड का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप भरेंगे, स्ट्रीम भरेंगे, पासिंग ईयर भरेंगे, तो ये जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली आपके जो भी रिजल्ट है उसको फेच कर लेगा। अगर आपका वो रिजल्ट फेच नहीं हुआ तो आप रीफेच पर दबाएंगे, वो शायद कर ले। अगर फिर भी नहीं करे, फिर आपको 12वीं के एग्ज़ाम के जो जो मार्क्स हैं 12वीं के रिजल्ट के, वो मैनुअली भरने हैं। ये सब चीज़ करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी डिस्प्ले हो जाएगी, मीनिंग के आपने किन किन सब्जेक्ट में के थ्रू बी ए अपना 10+2 किया है और आप किन किन प्रोग्राम्स के बीच में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के में एलिजिबल हैं, उसको बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, जैसे 10th का, 12th का, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो जो चीज़ मांगेगा वो बहुत अच्छे से क्लियर स्कैन करके आपको चढ़ाने पड़ेंगे वहाँ। लास्ट पे फिर आपको इसको सबमिट कर देना है। जब आप सारी चीज़ें ये करने के बाद सब चीज़ों को एक बार कंफर्म कर लें, देख लें ऊपर से नीचे तक सब कुछ ठीक भरा है, तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको सबमिट कर दें। फिर आप दूसरी स्टेप पे जाएंगे, जो है प्रेफरेंस सिलेक्शन। प्रेफरेंस सिलेक्शन ये हो गई कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं अंडर ग्रेजुएशन में। तो जो बच्चे CUET में अपीयर हुए हैं वो CUET बेस्ड प्रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन करेंगे। दैट मीन्स क्लिक करेंगे प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन ऑप्शन पे। जब उस पर क्लिक करेंगे सारी प्रेफरेंसेस डिस्प्ले हो जाएंगी उनके सामने, और बच्चा किन किन में एलिजिबल है, किन किन प्रेफरेंसेस में, किन किन सब्जेक्ट्स में, किस किस प्रोग्राम में वो एडमिशन ले सकता है, वो सामने आ जाएंगी। आपको कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, उनको टिक करना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करेंगे, मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैं किस यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, क्लस्टर के अंडर कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर कर रहा हूँ, कश्मीर के अंडर कर रहा हूँ। और फिर आप प्रोग्राम देखेंगे, BA या BSc साइंस या आर्ट्स या जो ह्यूमैनिटीज़ क्या ले रहे हो वो करेंगे आप। फिर आप बहुत सारी कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे, तो उस तरीके से वो हर कॉलेज के अगेंस्ट आपकी जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका सामने आ जाएगा कि इस कॉलेज में ये प्रोग्राम्स और ये कोर्स हैं, उनको आप सेलेक्ट कीजिए। तो आप प्रेफरेंस देंगे, मेरी पहली चॉइस क्या है, दूसरी क्या है। जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे, बहुत सारी प्रेफरेंस आप भर लेंगे, उसके बाद आप उनको अरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होगी, मैं सबसे पहले किस सब्जेक्ट को मेजर लेके चलना चाह रहा हूँ, उसके साथ क्या क्या रख रहा हूँ, और फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं बाद में, पहले भरने के बाद। फिर जिन कैंडिडेट्स ने, अगर कैंडिडेट अपनी सुइटेबल प्रेफरेंस नहीं देखते हैं, जिस सब्जेक्ट में और जिन सब्जेक्ट को वो पढ़ना चाहता है वो उनको अगर नहीं मिलते हैं, तो वो नॉन CUET प्रेफरेंस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसमें CUET प्रेफरेंस जो है वो ऑप्शंस के अलावा आपको ऑप्शंस आ जाएंगी, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आपको कि CUET प्रेफरेंस को प्रेफर किया जाएगा, इनको प्रायोरिटी दी जाती है नॉन CUET प्रेफरेंस पे। मतलब ये एडमिशन के बीच में अगर आप CUET की प्रेफरेंस में से ही को प्रेफरेंस ले रहे हैं सब्जेक्ट्स की, आपके एडमिशन के चांस ज़्यादा हैं, प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अगर आप नॉन CUET प्रेफरेंस सेलेक्ट कर डालेंगे। कैंडिडेट्स जो अपीयर नहीं हुए CUET में, वो नॉन CUET बेस्ड प्रेफरेंस पर जो को सिलेक्ट करेंगे। जब उसको वो सिलेक्ट करेंगे तो उनकी वहाँ पर वो एलिजिबिलिटी पूछेंगे। जो हायर एजुकेशन आएंगे डिफरेंट उन्होंने बताया होगा, अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं पीछे क्या सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए आपको, अगर आपने आर्ट्स में लेना है तो क्या सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ में है तो क्या लेने चाहिए। तो आपको उस हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अपना सेलेक्ट करना है। फिर आपको
मल्टीपल सब्जेक्ट्स और मल्टीपल कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, और हर एक कैंडिडेट जब एक ही आईडी से बार बार बहुत सारी ऑप्शंस उसको देनी पड़ेंगी, हर बार सेपरेट प्रेफरेंस उसको सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये नॉन सीयूईटी वालों का बात है जिनने एग्जाम नहीं दिया। फिर तीसरा स्टेप आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिशन। चाहे वो सीयूईटी वालों के ने किया, नॉन सीयूईटी वालों ने किया, तो अब क्या करना है, सबमिट करना है। तो उन्होंने कुछ चेक बॉक्स दिए होंगे, उनको केयरफुली पढ़ के टिक करना है, एग्री करना है। एग्री करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब आप, जो मैंने पीछे लिंक बताया था जेके एडमिशन वाला, समर्थ वाला, उसको जब क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ नोटिफिकेशंस आ रही हैं, इन नोटिफिकेशंस को कंटिन्यूसली वॉच करते रहें। जैसे इन नोटिफिकेशन में यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने जो गाइडलाइन दी हैं वो चाड़ी हुई हैं। व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे, इस टाइप का डॉक्यूमेंट वहाँ खुलता है। इस डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल दी हुई है। मैं उस डिटेल में से कुछ हाइलाइट्स आपके सामने बताना चाहता हूँ। जैसे ये याद रखें, जिन बच्चों ने CUET 2023 में अप्लाई नहीं किया था, उनको एग्ज़ाम नहीं किया था, और वो नॉन CUET कैटेगरी में आएंगे, नॉन CUET कैटेगरी वाले लोगों को लेट एंट्री राउंड में एडमिशन दी जाएगी। मतलब पहले CUET वालों की एडमिशन होगी, फिर अगर सीट बच जाती हैं फिर उनको एडमिशन होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मुमकिन है जो पीछे मैंने अभी फार्म भरने का बोला आपको, शायद आपके लिए, नॉन CUET वालों के लिए, फार्म भरने का ऑप्शन भी तब ही खुले जब लेट एंट्री राउंड जो है वो चले, या अगर पहले भी वो खुलता है वो वहाँ पर हेल्ड अप हो जाएगा। आपका कोई आगे जो है वो प्रोसेस नहीं चलेगा जब तक इनकी एडमिशन क्लोज ना हो जाए और सीट बच ना जाए, फिर आपके लिए वो ओपन होगा। उसके अलावा ये याद रखें कि आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है, आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको वेरीफाई करना है। ये सारे का सारा यूनिवर्सिटीज़ का काम है। वो ये सब चीज़ें करके ऑनलाइन कॉलेजेस को दे देंगी। कॉलेज जो वो देंगी, जिस बच्चे को एलिजिबल करेंगी, तो हाँ, कॉलेज को उसको मानना पड़ेगा। कॉलेज के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको ऑब्जेक्ट करे। उसके बाद कैंडिडेट को ये चाहिए कि वो ये डैशबोर्ड मींस वो पोर्टल को बार बार खोलते रहें, लॉगिन करते रहें, देखते रहें, अपने ईमेल चेक करते रहें, एडमिशन वेबसाइट को देखते रहें, कोई भी नोटिस हैं उनको पढ़ते रहें, अपडेट रहें। अगर आप अपडेट नहीं रहते हैं तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे पता नहीं चला। याद रखें कि CUET 2023 में एडमिशन लेने के लिए, जो 2023 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, एप्लीकेशन नंबर जो था वो मैंडेटरी है। मैंने पहले भी कहा, वो आपको फॉर्म में जब आप लॉगिन करते हो वहाँ पर आपको चाहिए। क्योंकि जब आप नंबर डालते हो तो वो उसी नाम से, उसी नंबर डालने से ही आपका नाम, आपका सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ फेच कर लेगा इस पोर्टल के ऊपर। तो इसलिए वो फॉर्म का नंबर ज़रूरी है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो रीडेबल फॉर्म में करने हैं। इसके लिए आपको क्लियर स्कैनर में एक एडवाइस देता हूं, आपने गूगल प्ले स्टोर से जाकर मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। इससे बहुत अच्छा स्कैन करके रीडेबल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें जो पढ़ा ना जाए और जिससे वेरीफाई ना हो पाए। उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। कॉलेज और प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है आपने। आप बहुत सारे प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, जितने आप चाहो। उसमें बस एक ही है कि आप एलिजिबिलिटी में आने चाहिए। जिन जिन चीज़ों के लिए एलिजिबल है उतने ही आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो और कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको वहाँ पर एक मेरिट स्कोर, जो आपका CUET ने प्रोग्राम वाइज मेरिट स्कोर दिया हुआ है, वो सामने आएगा। जब वो सामने आता है तो आपको उसको कंफर्म करना है। मतलब देखना है कि हाँ, ये वही है जो मैंने देखा था, मेरा नंबर इतना ही है, मेरे पॉइंट्स इतने ही हैं। उसके बाद आपने फिर एक बार देख लेना है कि जो मैंने प्रेफरेंसेस दी हैं
उनको रीऑर्डर तो नहीं करना, कोई ऊपर नीचे तो नहीं करना, कोई जो किसी सब्जेक्ट को पहले चॉइस रखनी है किसी को बाद रखनी है। एक बार जब ये डेट अवर हो गई उसके बाद इसको आप चेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये हो गया कि आपने प्रेफरेंस को कंफर्म करना है। जब कंफर्म कर लिया उसके बाद आपने सबमिट बटन दबाना है। तो मैंने पहले बता दिया कि प्रेफरेंस को रीऑर्डर डेडलाइन से पहले करना है, बाद में नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रेफरेंस सबमिट करना भूल जाते हैं, जो लास्ट टाइम पे आपने सेव की थी प्रेफरेंस, वही लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको रीऑर्डर करके सबमिट करना है अपने हाथों, उसको देखना है अच्छे से। उसके बाद आएगा लोकेशन प्रोसीजर कि आपने अब सब कुछ कर दिया। अब आपको इन प्रेफरेंस में से कौन सा सब्जेक्ट अलॉट होता है, क्या लोकेट होता है, तो वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हैं वो जब अगर कोई कॉलेज कहता है कि मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें किसी डॉक्यूमेंट के पे डाउट है और कोई क्वेरी रेज करता है, तो आप लोगों को उसको लाकर कॉलेज में जस्टिफाई करना पड़ेगा। और कॉलेज ये इसको वेरीफाई करने के बाद, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, उसको आपके फार्म को या अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर आप क्वेरी रेज की हुई क्वेरी का जवाब नहीं देते हैं तो रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। और आपको रिजेक्शन अगर दी जाएगी तो नीचे रीजन दिखा जाएगा कि या तो आपके डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड थे या आपने हमारी क्वेरी का रिस्पांस नहीं दिया है। याद रखें, ये जो आपको प्रेफरेंस किस बेस पर अलॉट की जाएगी। एक तो आपकी मेरिट लिस्ट, प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट जो CUET ने दी है। फिर आपके कैटेगरी के नंबर उसमें ऐड होंगे, जिस कैटेगरी के तहत, जैसे NSS, NCC या दूसरी कोई कैटेगरी उसके तहत होगी। और फिर अवेलेबल सीट के बेस पे आपको जो है वो किसी की बच्चों की, कितने बच्चों की उसमें एडमिशन होनी है, वो अवेलेबल सीट पे डिपेंड है। और उसके अलावा कोई रूल कभी मॉडिफाई भी हो सकता है, इसके लिए आप पोर्टल पे बार बार देखते रहें। फिर आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। जो मेरिट लिस्ट जनरेट होगी वो याद रखें, जो अनरिजर्व्ड मेरिट लिस्ट है उसमें कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है, अगर कोई बच्चा कैटेगरी वाला भी उसमें फॉल करता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले मेरिट में, तो उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये लाइन लिखी हुई है कि इन अदर वर्ड्स द मेरिट लिस्ट ऑफ द अनरिजर्व्ड कैटेगरी विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। उसके बाद आपकी सीट लोकेशन होनी है कि कैंडिडेट को चेक करना है केयरफुली इस पोर्टल पे जाकर, कि अपने डैशबोर्ड पे जाकर कि मुझे जो सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं तो उसको, अगर उसको वो मंजूर हैं वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको मंजूर नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ये याद रखें कि वो अगर एक्सेप्ट करता है उसके बाद उसको एडमिशन फॉर्मेलिटीज विद इन डेट करनी पड़ेगी, जो डेट दी है उसके अंडर। अगर उसके अंदर वो नहीं कर पाता है तो उसकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, उसको वो लोकेशन कैंसिल हो जाएगी, आगे चांस उसको नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की जाए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद काउंसलिंग प्रोसेस में जाना है। और शेड्यूल जो है काउंसलिंग का वो एडमिशन की वेबसाइट पे डाला जाएगा। जो सीट कंफर्मेशन है वो याद रखें कि जब आपको ये लगा कि मुझे जो चॉइस मिली है ये ही चॉइस मुझे पसंद है, आप उसको फ्रीज कर डालेंगे। अगर आपको वो चॉइस नहीं मिली, आप उसको अपग्रेड ऑप्शन दबाएंगे। अपग्रेड ऑप्शन जब दबाएंगे, आपको आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है उसके लिए आपको अलो कर दिया जाएगा। अगर आपको उस नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में चॉइस के सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वही फर्स्ट में जो मिले थे उन्हीं को आपको फ्रीज करना पड़ेगा। दूसरी बात याद रखें कि अपग्रेड करने के लिए, कि आपको पहले में चॉइस मिली, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, आपके चॉइस सब्जेक्ट नहीं थे, आपने अपग्रेड किया सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, तो आपको 2000 रुपया जमा कराना है। ये 2000 रुपया एडजस्टेबल है कि जब आप एडमिशन करवाएंगे उस एडमिशन के बीच में ये 2000 रुपया एडजस्ट हो जाएगा, जितनी टोटल फीस होगी उसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको अपग्रेडेड
ऑप्शन में भी चॉइस नहीं मिलते हैं तो पहले वाला सब्जेक्ट जो है वही आपको फाइनल करना पड़ेगा और फ्रीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट, उसको चॉइस मिली, उसने कुछ एक्टिविटी नहीं शो की, ना एक्सेप्ट किया, ना फ्रीज किया, ना अपग्रेड किया, कुछ नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? ये समझा जाएगा कि ये बंदा एडमिशन नहीं लेना चाहता, तो उसको आगे किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, एक चांस है कि बाद में वो स्पार्ट राउंड ऑफ एडमिशन एक लास्ट पे होगी, स्पार्ट राउंड ऑफ एडमिशन में हेल्प जो है वो आ सकता है, जो ऑन स्पार्ट देखा जाएगा किस सब्जेक्ट में कहाँ पर सीट वैकेंट है, वहाँ स्पार्ट एडमिशन होगी, उसमें अगर उसका चांस मिल गया तो मिल गया। लेकिन एक दूसरी टाइप की एडमिशन भी है जो लेट एंट्री वाली है, लेट एंट्री वाली उसको परमिट नहीं की जाएगी, क्योंकि वो सीयूईटी के थ्रू सारा प्रोसेस करके लास्ट पे वो यहाँ पर कोई एक्टिविटी ना शो करने की वजह से वो डिफ़ॉल्ट में आया है। ये जो लेट एंट्री वाले हैं ये वो बच्चे होंगे जो बच्चे जिनने एग्ज़ाम नहीं दिया था। फिर फाइनल एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी कि जब आपको अलोकेट हो गया सब चीज़ें, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ लेकर, या बाकी जो जो चीज़ें कॉलेजेस ने मांगी हैं वो साथ में लेकर आप आएंगे और उनकी वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसके बाद एडमिशन फ़ी डिपॉजिट करवाएंगे। अगर आप वेल इन टाइम नहीं करवाएंगे एडमिशन फ़ीस तो आप वो कैंसिल होने के चांस से आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और आप किसी भी सब्सिक्वेंट अलोकेशन राउंड में आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा हाँ, लेकिन आप स्पार्ट राउंड ऑफ एडमिशन में या लेट एंट्री में आ सकते हो। कैंडिडेट्स जिनने ऑलरेडी एडमिट कर लिया होगा कि एडमिशन ले ली होगी लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल करना चाहते हैं अपनी एडमिशन, तो उनको स्पार्ट राउंड में एडमिशन, फिर स्पार्ट राउंड में आकर आपने आपको एडमिशन के लिए वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले उनको कोई सब्जेक्ट चॉइस का नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, कुछ नहीं, लेकिन ये याद रखें स्पार्ट राउंड जो एडमिशन होगी उसमें लिमिटेड चॉइस होगी, लिमिटेड कॉलेजेस होंगे, जो होगा वही होगा, ये मत सोचें कि तब आपकी चॉइस का वो मिल जाएगा। और लेकिन उनको फिर क्या करना पड़ेगा, स्पार्ट राउंड ऑफ एडमिशन के स्टार्ट होने से पहले आकर कॉलेज में अपनी एडमिशन कैंसिल करवानी पड़ेगी कि मैं स्पार्ट राउंड के लिए जाऊं। जब स्पार्ट राउंड की अनाउंसमेंट हो गई तब वो कैंसिल नहीं करवा सकेगा। फी पेमेंट आपकी ऑनलाइन होनी है, कैश पेमेंट कोई नहीं होनी है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से करवा सकते हो। तो मैंने पहले ही कहा कि 2000 रुपया जो आपने टोकन मनी अगर पहले जमा करवाया है अपग्रेड में वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और आप रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो नोटिफिकेशन इशू होगा, उसके तहत जब आएगा, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर एडमिशन नहीं लेना चाहता, वापस पैसे लेना चाहता है, तो वो एक नोटिस आएगा, उसके बाद आप रिफंड भी करवा सकते हो। उसके अलावा आप ये याद रखें कि एक बार अगर अमाउंट डिडक्ट हो जाती है लेकिन आपको कोई नोटिस रिसीव नहीं होता, पोर्टल शो नहीं करा, इधर से अमाउंट डिडक्ट हो गई, आपको मैसेज आ गया लेकिन पोर्टल शो कर रहा है कि पेमेंट नहीं हुई, तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, आपको बैंक से कांटेक्ट करना है जहां आपका अकाउंट है, और 45 मिनट तक कोई भी दोबारा आपको उस पर अटेम्प्ट नहीं करनी है पेमेंट की। अगर बैंक कहता है कि पेमेंट जो है वो हो चुकी है तो आपको वो कंफर्म करता है कि या तो फेल हुई है, अगर फेल हुई है तो फिर आप दोबारा कर सकते हो। लेकिन अगर वो बैंक कहता है कि लेकिन दोबारा आप कैसे करोगे, आपको दोबारा करने के लिए आपको बैंक के पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन पे जाना पड़ेगा। उसके डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पर आपको पेमेंट फेलियर अगर आपके पोर्टल पर कंटिन्यू है, बैंक ने कहा कि पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, आपका पोर्टल कह रहा है कि अभी भी यहाँ पर पेमेंट नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको पेमेंट गेटवे पे जाना पड़ेगा। हेल्पलाइन है जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का, जिसका ये नंबर है 1800-890-2122। ये 10 से 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे खुला रहता है, सिर्फ सेकंड और फोर्थ सैटरडे को खुला नहीं होता। अगर आप ईमेल करेंगे उनको तो jkbcustomercare@jkbmail.com है, इस पे आप एक ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के तहत आप उनको मेल भी डाल सकते हैं। कैंडिडेट नेम पहले कॉलम में, एप्लीकेशन नंबर दूसरे में,
डेट ऑफ ट्रांसैक्शन क्या थी, ट्रांसैक्शन नंबर क्या था, कोर्स किसके लिए अप्लाई किया था, आपका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और नेचर ऑफ क्वेरी डालेंगे कि मैंने पेमेंट कर दी है, डिडक्ट हो गई है, बैंक भी कहता है चली गई है, लेकिन पोर्टल कह रहा है कि वहां पर पेमेंट नहीं आई है। जो स्पॉट एडमिशन है, मैंने पहले ही कहा, अगर सीट बच जाती हैं तो स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन और जहां बची होंगी वहीं के लिए खुलेगा, और उसके लिए कैंडिडेट को फिर ऑनलाइन जाकर स्पॉट एडमिशन के लिए डैशबोर्ड से अपने आप को वहां पर फॉर्म उसको भरना पड़ेगा। स्पॉट एडमिशन के लिए वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप दोबारा जाकर डैशबोर्ड पे अपने आप को ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें और स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए आ जाएं। और या कोई बच्चा जो किसी कॉलेज में एडमिट नहीं हुआ था, उस बच्चे को भी ऑप्शन दिया जा सकता है, और या किसी वजह से उसने अपनी एडमिशन कैंसिल करवा ली थी। लेकिन ये याद रखें, स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की चॉइस नहीं होगी। आपको वन प्रोग्राम मिलेगा, उसी में आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। आपको कोई अपग्रेड के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको विड्रा के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और फिर लेट एंट्री वाले वो हैं जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो लेट एंट्री में आपने एडमिशन करवाएंगे, लेकिन याद रखें उनकी एडमिशन भी तभी होगी अगर सीट्स बच गई। वो कैंडिडेट जिनने CUT की एग्ज़ाम नहीं, फॉर्म भी नहीं भरा, एग्ज़ाम भी नहीं दिया या एडमिशन नहीं ली, वो इसके लिए जा सकते हैं। हाँ, उनको भी अपग्रेड की ऑप्शन कोई नहीं होगी। और लेकिन लेट एंट्री वाले जो लोग हैं वो मल्टीपल प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकेंगे, जबकि स्पॉट ऑप्शन वालों के लिए प्रोग्राम की चॉइसेस जो है वो नहीं होगी। अगर कोई बच्चा टाई अप कर जाता है, एक बच्चा, दो बच्चे, उनके मार्क्स भी सेम, तो फिर उनको उनके 12th के मार्क्स प्लस 10th के मार्क्स प्लस जो उनका मेरिट स्कोर वहाँ से आया है वो भी अगर सेम हो जाते हैं सब, तो फिर उनकी एज देखी जाएगी। जिसकी एज पहली होगी उसको एडमिशन का चांस ज़्यादा दिया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी जो आपको बताया कि जब पोर्टल के ऊपर जाओगे वहाँ पर नोटिफिकेशन की फॉर्म में अवेलेबल है। मैंने कुछ हाइलाइट्स सिंपल करके बताई हैं आपका टाइम सेव करने के लिए, और अगर कोई क्वेरी हुई तो आप पूछ भी सकते हैं। तो शुक्रिया। मैं सोचता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और अपने आप को अपडेट रखें, पोर्टल पर लॉगिन करके रखें, नोटिस पढ़ते रहें। थैंक्स।